वसुदेव कुटुंबकम वसुदेव कुटुंबकम वसुदेव कुटुंबकम One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. वसुदेव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है स्वाति। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। FM रेनबो की खास प्रस्तुति फिर से लेकर हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए। G20 से जुड़ा हुआ ये खास कार्यक्रम मिशन G20 आप तक पहुंचाता है हर हफ्ते होने वाली गतिविधियां, आप तक पहुंचाता है लेटेस्ट अपडेट्स, और उसके साथ साथ हर हफ्ते हम एक एक्सपर्ट को भी लेकर आते हैं जो आपको देते हैं G20 से जुड़ी हुई तमाम जानकारी। हम सभी जानते हैं, अब तक तो आप में से बहुत सारे हमारे जो रेगुलर लिसनर हैं वो भी बहुत सारी जानकारी हम तक भेजते रहते हैं, और आप सभी को पता है कि G20 जो है उसके दो मेन ट्रैक्स हैं, एक है फाइनेंशियल ट्रैक और एक है शेरपा ट्रैक। और फाइनेंशियल ट्रैक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैक है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप। और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग्स हुई हैं और जो हाल फिलहाल उसमें गतिविधियां हुई हैं या जो भी उसमें आगे अपडेट्स हैं वो सभी आज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। उससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको देंगे हमारे आज के इस प्रोग्राम में। सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप, इस बहुत ही स्पेशल ग्रुप के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा, जो कि डायरेक्टर हैं इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के, विच इज़ अ वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ लॉ। इनसे हम बातचीत करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रोफेसर साहब, जैसा कि मैंने अपने लिसनर्स को बताया कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप जो है बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे फाइनेंशियल ट्रैक का, तो मैं चाहूंगी कि हमारे लिसनर्स को आप इस ग्रुप के बारे में कुछ बताएं। जैसा कि आपने चर्चा में ही इस बात की जिक्र किया है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप एक बहुत ही अहम अंग आप कहे इस तरीके से G20 का है। और जो G20 की स्थापना भी, अगर मैं इसके बैकग्राउंड में जाता हूँ और G20 की स्थापना की चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक तरीके का ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड इक्विटेबल और इंक्लूसिव ट्रेड की बात होती है, ग्लोबल ट्रेड की बात है। तो जो ट्रेड हमारा, हम देखते हैं कि जहाँ तक ट्रेड की बात आज होती है तो किसी राष्ट्र से संबंधित नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड को हम काफ़ी महत्व देते हैं। तो इसकी स्थापना भी G20, जैसा आपको पता है, और हमारे पहले भी बहुत सारे वक्ता आए हैं कि 1999 में इस बात की चर्चा हुई है। उस पर मैं ज़्यादा रोशनी नहीं डालूंगा। मैं सीधा आता हूँ इस मुद्दे पे कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप का फोकस क्या होता है। और आपको ये भी पता है, विदित है, कि अभी हाल में 28 से 30 मार्च तक वर्किंग ग्रुप की एक मीटिंग भी हो गई थी मुंबई में। उस बात पर भी चर्चा, बहुत सारी बातें उठी हुई। तो का जो मेन फोकस रहता है कि अगर कहे जाए तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक ग्रुप, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे आपने अपने दो ट्रैक हैं, शेरपा ट्रैक एंड फाइनेंस ट्रैक, इनका काम रहता है कि थ्रू आउट द ईयर देखते रहें कि सारी चीज़ें हैं। और मेन है कि क्रिएटिंग ए इंटरनेशनल फिनेंशियल आर्किटेक्चर, ए फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। तो जहाँ हम इंटरनेशनल फिनेंशियल आर्किटेक्चर की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो बहुत सारे हमारे विद्वान मित्र और छात्र छात्राएं भी इस बात से उनको एहसास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ट्रेड की बात होती है तो ट्रेड हमारे WTO से गवर्न होता है। उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई मतभेद भी नहीं है कि जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड का होता है। लेकिन ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप, ये हमारे जो 19 देश हैं और 20वां जो यूरोपियन यूनियन है, इनके इंटरेस्ट को प्रॉपर तरीके से आगे ले जाने के लिए सदा प्रयत्न रहता है। तो बहुत सारे जो इशूज हैं इन्होंने आइडेंटिफाई किया और इनका फोकस रहता है किसी तरीके करते हैं। जैसे आपको पता होगा, मैं चर्चा के बाद में कहेंगे, उनका इंटरेस्ट है कि ग्लोबल साउथ, जो पिछड़े देश हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जिन्होंने ज़्यादा भागीदारी नहीं मिली है किसी कारण से, उनका भी योगदान बढ़ाया जाए, उनका भी पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ जाए। और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दा को बड़े ही सशक्ति से लिया है और दिल से लिया है। और हमारे एक
ग्लोबल साउथ की ओर हम बढ़ना चाह रहे हैं। प्रायोरिटीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर साहब आपसे, और मैं जानना चाहूँगी इन चीज़ों को डिटेल में। हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं, और अपने सभी श्रोताओं को मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप के बारे में, और बहुत सी जानकारी और बहुत सी ऐसी बातें जो G20 के साथ जुड़ी हैं, और ख़ासतौर पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। हम सभी जानते हैं मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, सो राउंड एंड राउंड द वर्ल्ड विल गो, बट टू मेक श्योर G20 उसके लिए करता है काम, एंड दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज डेडिकेटेड टू दैट। इसके बारे में तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हम आज के अपने इस प्रोग्राम में। सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को एम्पावर करना चाहते हैं, एक दूसरे को एनकरेज करना चाहते हैं। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सभी चीज़ें जब एक साथ आती हैं तभी हम कह सकते हैं कि ग्लोबल स्तर पर हम उस ग्रोथ को देख सकते हैं, उस डेवलपमेंट को देख सकते हैं जिसका हम अभी केवल सपना लेते हैं। जी हाँ, 102.6 FM रेनबो का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाता है G20 से जुड़ी हुई तमाम जानकारी। और आज मैं पूछने वाली हूँ आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल, और इम्पॉर्टेंट भी है लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। सही जवाब अनाउंस करेंगे हमारे प्रोग्राम के एंड में। सवाल ये है कि G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की सेकेंड मीटिंग अभी हाल ही में हुई है, और वो किस शहर में संपन्न हुई है। बात कर रहे हैं आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप के बारे में। इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा। प्रोफेसर सिन्हा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा कि आप हमें बता रहे थे कि बहुत सी प्रायोरिटीज भी हैं इस ग्रुप की, मगर उसके साथ साथ बहुत से चैलेंजेस भी हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल जो है ग्लोबल ट्रेड कि अगर हम बात करें तो उसके आगे बहुत से जो चैलेंजेस हैं ग्लोबल लेवल पे, वो क्या है, उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए। ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत सारी चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे शुरुआत इस तरह से करने में ठीक लगेगा कि जैसे कि G20 का भी स्टार्टिंग अगर हुआ है, ग्रोथ भी हुई है, ओरिजिन इनकी वो भी ग्लोबल लाइक इन कोलैप्स ऑफ इकोनॉमी इन द एशियन इकोनॉमी इन द 1997-1998 में, और फिर 2008 से जब एक समिट की तरह से ये बढ़ने लगा कि हर एक साल हम मिलते हैं, तो इसमें भी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए फिनेंशियल क्राइसिस का ही रीजन रहा है। तो क्राइसिस से ही इसकी इमरजेंस हुई, इसको चैलेंज हुआ है कि इस क्राइसिस को करना है। अब क्राइसिस को जब हम देखते हैं, चैलेंजेज इनके पास है, और चैलेंजेज मल्टीपल चैलेंजेज जो आज हम देख रहे हैं, और ख़ास करके ये चैलेंजेज काफ़ी बढ़ गया है पिछले 2020 से। जब पहला तो हम लेते हैं कोविड-19 के टाइम का, पेंडेमिक्स की बात करते हैं, वो है। उसके बाद हम फिर देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो हमें एक ऐसे समय से गुजरना पड़ रहा है, रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की भी बात हम करते हैं, तो वो भी एक बड़ा सीरियस बात है। वो भी ग्लोबल ट्रेड पे, फूड सेक्टर पे, बहुत सारे सेक्टर पे इफेक्ट आ रही है, जैसे हम महसूस करते हैं। प्राइसेस का राइज होना, वो भी एक चैलेंज आ रहा है। तीसरा हम देखते हैं कि एक तरीके का प्रोटेक्शनिज्म आ गई है कि जो हम एक ग्लोबल रिजीम में है, ग्लोबल ट्रेड रिजीम हमें गवर्न करता है, लेकिन जहाँ तक होता है कुछ अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ स्टेट अभी भी थोड़ी सी गैप रहती है, प्रोटेक्शनिज्म की भी बात होती है। और एक और भी महत्व इशू है फ्रेगमेंटेशन ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेड रिजीम्स के भी देखते हैं, वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, छोटे छोटे में बढ़ता है, क्योंकि हमारा सारा ग्लोबल ट्रेड एक WTO से ही गवर्न होना चाहिए, और G20 अपने इंटरेस्ट को एक इफेक्टिवली इन इशूज को उठा के WTO के पास लेना है, और हम अपने आप को भी इन एस्पेक्टों पर देखें कि किस तरीके से हम खास करके इमर्जिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग नेशंस की इकोनॉमीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं और उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है, अभी भी इंटरनेशनल जो G20 के पास चैलेंज है, एक डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड नेशंस का है। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी इशूज है, उसे भी हमें देखनी है, और ऑफ कोर्स एक ह्यूमन राइट्स एंगल है, वो भी मैं अपने चर्चा के दौरान और बताऊंगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ मेजर चैलेंजेस है जो हमें देखना है, और मुझे आशा है कि G20 अपने सारे मीटिंग्स में इन बातों को ध्यान देंगी, और प्रयत्न रहेगा कि इन चैलेंजेस से हम उभरे।
जी, बिल्कुल बहुत से चैलेंजेस हैं इस समय दुनिया के आगे। ये बहुत ही कहना चाहिए कि उथल-पुथल से भरा हुआ समय है और बहुत वजहों से जब ऐसे में ग्लोबल व्यू से हटकर हम सभी का जो कहना चाहिए कि हमारा जो नज़रिया है, यहाँ तक कि देशों का नज़रिया है, वो अपने तक सिमटता जा रहा है। ऐसे में G20 की भूमिका और भी ज़्यादा अहम हो जाती है। और ख़ास तौर पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, वही एक तरह से डेवलपमेंट का साधन होती है और उसी से जो देशों का डेवलपमेंट है वो भी होता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ग्रुप और इसी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी की वर्किंग के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा और इनसे हम जानकारी ले रहे हैं इस प्रोग्राम में G20 वसुधैव कुटुंबकम। आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली योर्स 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मैं हूं स्वाति आपके साथ और हमारे साथ हैं इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा। बात हो रही है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की, जो कि G20 का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इसकी प्रायोरिटीज़ की जब बात आती है तो प्रोफेसर साहब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि अब जब इतने सारे ग्लोबल चैलेंजेस इस समय हमारे आगे हैं ग्लोबल ट्रेड से जुड़े हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए मगर साथ में सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए और ग्लोबल साउथ का भी सवाल उठता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे लेकर साथ में चलना है और उसके साथ एक कहना चाहिए कि सभी की डेवलपमेंट का सपना भी देखना है, कोशिश भी करनी है उसके लिए। तो ऐसे में इस समय इस वर्किंग ग्रुप की क्या प्रायोरिटीज हैं? वर्किंग ग्रुप की प्रायोरिटीज जैसे मैंने G20 की प्रायोरिटीज ही मैं लेता हूँ और इंक्लूडिंग दी वर्किंग ग्रुप की प्रायोरिटी भी जी कि कैसे ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और कैसे उन्हें बढ़ाया जाए, कैसे इनको पार्टिसिपेट कराया जाए, उनका इंक्लूसिव है। बहुत सारे चैलेंजेज हैं जो ग्लोबल साउथ में जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे राष्ट्र उतने विकास नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के तो किसी न किसी कारण से और गुड गवर्नेंस की भी कमी है। बहुत सारे अंदरूनी फैक्टर्स भी हैं और बाह्य फैक्टर्स भी हैं। जो बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आ रहे हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्हें अब कंप्लीट मोनोपोली है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो ग्लोबल साउथ का इंटरेस्ट जो ग्लोबल ट्रेड रिजिम में है पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं, और पार्टिसिपेशन मैं कहूँगा एक तरीके से पार्टिसिपेशन कम है, जिसके कुछ कारण मैंने अभी आपको बताए और बहुत सारे कारण हैं जिन्हें हम सोच सकते हैं। तो G20 को और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप का एक उद्देश्य है, मैं ये नहीं कहना चाहता कोई उद्देश्य है कि किस तरीके से इन डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को, किस तरीके से पुअर नेशंस को भी इसमें आगे बढ़ाया जाए, जो ग्रोथ हो सस्टेनेबल। आपने अपने स्वाति अपने बहुत सही बात बताई अपनी चर्चा में कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, और सस्टेनेबिलिटी की बात का आज के दिन में बड़ा महत्व है। उसी फोकस पे ले जिसमें सब चीज़ चले और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे। तो G20 नेशंस को, ग्लोबल साउथ को G20 के एजेंडा में बहुत ही प्रायोरिटी दिया जाता है और मैं चाहता भी हूँ कि इनके इंटरेस्ट को सारे G20 मेंबर्स आगे बढ़े। और फॉर्चुनेटली G20 ऐसी एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे पास डेवलप्ड इकोनॉमी भी है, इमर्जिंग इकोनॉमीज भी हैं और थोड़ी पुअर इकोनॉमी भी है, ज़्यादा नहीं लेकिन डेवलप्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज तो हैं। तो और खासकर इनका दबदबा जो GDP पे करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे करते हैं, तो 85% इनके पास है। वर्ल्ड के 60 से 70% पॉपुलेशन पे करते हैं एंड ग्लोबल ट्रेड में भी 80% के तरफ मोनोपोली करते हैं। तो ये अगर G20 इस बात को पूरी तरीके से आगे बढ़ाएगी तो मुझे लगता है कि ग्लोबल साउथ का एक नया पर्सपेक्टिव इमर्ज जाएगा और उन्हें भी लगेगा कि हम भी इस प्रोसेस में इकोनॉमिक बेनिफिट्स लें, सस्टेनेबल ग्रोथ हो और एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट उनके देश में भी हो। यही पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ना चाहिए। जी, हम सभी जानते हैं कि सबको साथ लेकर बढ़ने में ही सभी का जो है कहना चाहिए कि सभी की डेवलपमेंट होती है और सभी को साथ लेकर चलने से एम्पावरमेंट भी होती है। और जब इकोनॉमीज डेवलप होती हैं तो जॉब क्रिएशन भी होती है, इनोवेशन भी होती है। इंक्लूसिवनेस चाहते हैं हम और हम सभी चाहते हैं कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को जो है वो सपोर्ट भी मिले। ये सब कुछ देखने का काम है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप का, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में। सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे हम DPIIT कहते हैं, उसकी प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर रूपा दत्ता जी ने इस वर्किंग ग्रुप की और G20 की जो प्रायोरिटीज है उसके बारे में क्या कहा। So far as government is concerned, and so far as we in DPIIT are concerned, obviously business promotion, investment facilitation, and promoting manufacturing remains our key ask in this area.
So what we are looking at in G20, where we also have, focus on business issues, where we have a engagement group called B20, and we also have a new engagement group called Startup 20. This is India's initiative for this year. Startup system is a very, very vibrant and throbbing system, and we hope that this initiative continues throughout for all other presidencies. And this is one angle which has been very widely accepted by most of the countries, G20 countries. Coming back to the business issue, we are looking at a number of task forces in our own in DPIIT, as well as there are a lot of overlaps with our sister department, it's the Department of Commerce, which looks after trade and investment working group. Some of the key areas we are looking at are inclusive global value chains for resilient global trade and investment, focus on skilling, future of work, skilling and mobility, digital transformation, energy, climate change and resource efficiency, technology, innovation and R&D, financing for global economic recovery, and financial inclusion for economic empowerment. So innovation, just one more line. So innovation, sustainability and knowledge are some of the key pillars. And we are, besides all these 7 overarching topics, we are looking at how to ensure, especially the MSMEs become part of global value chain, and especially how to ensure access to digital trade and digital infrastructure across countries and across all income. अभी आपने सुना रूपा दत्ता जी को, जो कि प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की TIWG यानी कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके ऊपर बात करते हुए इन्होंने आपको बहुत सी जानकारी दी, और इसके बारे में ही हम आज बात कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। सुन रहे हैं इसे आप 102.6 FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। FM रेनबो सुन रहे हैं आप, और बात हो रही है G20 की, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जी हाँ, इस मोटो के साथ में हम लोगों ने शुरुआत की है, और 1 साल भारत के पास है इसकी अध्यक्षता G20 की, और इस दौरान भारत के पास समय है और मौका है कि उन सभी चीज़ों पे चर्चा की जा सके जो कि इस समय हम सभी की ज़रूरतों से जुड़ा है, हमारी ग्लोबल ट्रेड से जुड़ा है, ग्रोथ से जुड़ा है, इकोनॉमी से जुड़ा है, और अंत में असर डालता है आपकी और मेरी ज़िंदगी पर। तो हमें उन सभी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना होता है, उन सभी बातों पे चर्चा करनी होती है जो हम सभी की रोज़ाना की ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। लेकिन ये सभी कैसे की जा रही हैं, इसके लिए अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स हैं, और इसी में फाइनेंशियल ट्रैक से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ है प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा, डायरेक्टर ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। और सर, आप मुझे बता रहे थे कि बहुत सी प्रायोरिटीज़ हैं इस वर्किंग ग्रुप की, जिसमें से कुछ के बारे में आपने हमें बताया। MSMEs का आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो इसका, इन प्रायोरिटीज़ का। तो मैं चाहूँगी बिल्कुल हमारे लिसनर्स को उसके बारे में आप बताइए। स्वाति जी, आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ख़ास करके किसी भी राष्ट्र का एक इकोनॉमी की बात हम करते हैं और आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, और आपको जैसे पता है कि हमें बार बार इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि हमारी इकोनॉमी इंक्लूसिव होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ ईच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होनी चाहिए। तो जहाँ बिजनेस की बात होती है, जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो ये कुछ हद तक हर एक राष्ट्र में कुछ लोगों के हाथ तक सीमित रहता है। तो हमारा एक बहुत बड़ा संख्या इससे दूर हो जाती है जो पार्टिसिपेट नहीं करता। और मुझे बहुत हर्ष और खुशी हो रही है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से यहाँ आए 2014 से, उन्होंने इस बात पर काफ़ी ध्यान दिया है और काफ़ी नई तरह इनिशिएटिव की है जो जी पहले से ही है, और ये पार्ट बन गया है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप में। जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में हमारे सरकार ने लघु उद्योग पर काफ़ी ज़्यादा जोर दी, स्टार्टअप के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स आई हैं जो पहले से स्टार्टअप के लिए सरकार की तरफ से हो रही है। तो अगर हम लघु एवं मध्यम उद्योग की बात करते हैं, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है।
और उस पर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप ने एक प्रायोरिटी एरिया की तरह से आइडेंटिफाई किया है। और सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि भारत में हो रहा है और भारत में ही एमएसएमई को दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, ये सारे ग्लोबल में, खास करके ग्लोबल साउथ के लिए। तो वहाँ जो छोटे वर्ग के, जो पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, उनको भी प्रयत्न किया जाएगा कैसे वो अपने आप को इंटीग्रेट करें ग्लोबल इकोनॉमी में। और एमएसएमई के थ्रू से एक बड़ी अचीवमेंट होगी कि पूरी की पूरी देश में से एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और उनकी कलाकृतियाँ, उनकी नॉलेज, उनकी जो इनोवेशन है, उनको एक लार्जर ऑडियंस ग्लोबल वैल्यू चेन की तरह से मिल जा सकता है। तो हमें ये नहीं कि सिर्फ एमएसएमई को प्रमोट करना है, एमएसएमई को प्रमोट करने के साथ साथ हमें उनको इंटीग्रेट करना है ग्लोबल वैल्यू चेन में भी। तो अगर ग्लोबल वैल्यू चेन में ये बन जाएंगे तो ये ग्लोबल ट्रेड के पार्टनर हो जाएंगे और उससे हमारा काफ़ी अच्छा, माने एक जो उद्देश्य हम G20 के लिए कर रहे हैं, जो उद्देश्य से हम यहाँ पर 1 साल तक हमारे प्रेसिडेंसी मिली है, जो 30 नवंबर 2024 तक रहेंगे, हमारे साथ होगा उसका, तो हमारे 30 नवंबर 2023 तक, तो हमारे प्रधानमंत्री, तो मुझे लगता है कि एमएसएमई को एक प्रायोरिटी की तरह से लिया गया है और उसको इंटीग्रेट करना है ग्लोबल वैल्यू चेन में। एक यूनिक होगी जो दूसरे देशों के लिए भी एक मार्गदर्शन होगा। और मुझे आने वाले दिनों में पता लगे स्टार्टअप और एमएसएमई को काफ़ी फोकस दिया जाएगा अदर राष्ट्रों के द्वारा भी। जी, स्टार्टअप 20 ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और ये भारत का यूनिक योगदान भी है और बहुत से यूनिक योगदान जो है वो भारत दे रहा है अब G20 में इस साल अपनी अध्यक्षता में। बिल्कुल जी, और G20 से जुड़ी और इसी तरह की तमाम चीज़ों से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे इस कार्यक्रम में मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। सुन रहे हैं इस समय आप 102.6 FM रेनबो पे। हम बात कर रहे हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की। और जब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बात करते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम सभी एक दूसरे से कम्पीट भी करना चाहते हैं, आगे भी निकलना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस बैलेंस को अचीव करना मुश्किल पड़ता है, लेकिन अगर ये काम मुश्किल नहीं होता तो भला इतना बड़ा ग्रुप जो है, वो इतना बड़ा विश्व समूह जो एक साथ आया है, उसके सामने इसका चैलेंज क्यों कर होता। सर, आप मुझे बता रहे थे कि कोविड-19 जो पैंडेमिक हुआ है उसकी वजह से ग्लोबल वैल्यू चेन्स बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हुए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय विश्व के आगे। बिल्कुल 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 जी, और ऐसे में जब इंटरनेशनल ट्रेड में हमने बहुत ज़्यादा डिप देखा है, तो साथ ही इस समय उसकी रिकवरी भी सबसे तेज़ी से हो रही है। बहुत सी बातें हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई जो आज हमने आप तक पहुंचाई है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा आगे जारी रहेगी। आप सुनते रहिए मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। निशा आ गई है लेकर आपके लिए इस हफ्ते की ताज़ा अपडेट्स। Hello listeners, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. Well, this week began with the second Environment and Climate Sustainability Working Group meeting in Gandhinagar. Focused on a framework and best practices for land restoration under G20 Global Land Initiative, delegates shared knowledge on biodiversity, land degradation and ecosystem restoration. Meanwhile, the second Infrastructure Working Group meeting in Visakhapatnam focused on financing infrastructure for cities of tomorrow to make them more inclusive, resilient and sustainable, and promoting quality infrastructure investments. Also, the first Trade and Investment Working Group meeting in Mumbai was held, wherein the delegates deliberated on the ways to mitigate the growing trade finance gap. At the event, Ketan Gaikwad, MD and CEO of Receivables Exchange of India Limited, says that MSME sector has a lot of growth potential. Let's listen in. There are a lot of corporates who want to come on the platform and do the discounting on the platform because it's eased up the way of doing business. In the sense, earlier there was a lot of resistance. पहले जरा resistance था to coming on the platform, but once they have started realizing the benefits of lower rate of interest, market price discovery, so that is very important for the corporates also because they are also trying to save every penny. And in today's world, when you have the MSMEs, which are the weakest link in the entire supply chain, if you support the MSMEs, the weakest link, that is as good as your supply chain is as strong as the weakest link. So that's why what we have seen is a lot of focus is there on supporting the MSMEs coming on the platform and getting started. There are corporates, there is a government push also. There is a RBI push, there is a Government of India push, there is a MSME department which is pushing up, Department of Public Enterprises pushing up to ensure that the corporates, the government institutions, state governments are coming. So there are 2 governments which are already gone live, Government of Goa, Government of Tamil Nadu. We are working with many governments to see whether they can come on the platform. Let's now listen to the CMD of Export Credit Guarantee Corporation of India, Shri M. Senthilnathan, who told that
digitalization can address most problems related to making trade finance accessible to all. Digitalization is the way forward. Maybe it will address the most of the problems that is facing, if not all, most of the problems that we have in making trade finance accessible to all and making more players come into international trade so that the prosperity can spread wide and far. That can be addressed if we can move to a digitalized form of trade. Maybe if it is adopted in more countries, you will find even international remittances coming, the cost of remitting funds from one place to another place by immigrant earners will come down drastically. That will also provide a fillip. So like that, if our open network democratic commerce proved successful domestically, provides a platform to standardize, harmonize international trade procedures and documentation, so then the benefit can be shared by all. Time now to listen to the G20 delegates. We discovered a lot about what this company is doing regarding the diamond, industry, and also the experience that will help. We can learn from what has been done here by some African countries. I even asked the CEO himself about the collaboration that he has with African countries. He mentioned South Africa, he mentioned Botswana, and also there is a lot to learn, especially in the area of technology, training for our own people, because now what we have learned is that Africa should make sure to transform its own raw materials locally. So this is one of the good experiences that we have learned during our visit here. It was fantastic, a real eye-opener and a really quality experience to see how the world can do the same as India. The security, the job satisfaction, the quality of product that's coming out is really incredible. I'm very much impressed by the whole setup, but also the integrated approach, right? Because, of course, quite a lot of things happen here, but you can see that diamond comes from several parts of the world. So it's a kind of shared value process. Because some transformation takes place here and then go to different countries and then but one thing I also very much like here was the social aspect of the businesses that are here. Actually, I think it's Finstar. The presenter spoke about their corporate social responsibility aspect, which is very important. Well, we learned a lot about how you operate here, which was fascinating, your inner security systems, the trade in general, and how it's sort of a one-stop shop. Which is super interesting as a trade person. So very interesting to share that with us, the delegation. Meanwhile, at the second Sherpa meeting in Kerala, Sri V. Muralidharan, the Minister of State for External Affairs, said that the G20 has become people's movement. Let's listen in. Now this G20 is not limited to an exclusive diplomatic exercise. It has become a people's movement. And in that people's movement, I would say that the engagement groups which are there, like Labour 20, Civil 20, Women 20, Youth 20, all these have spread the message of the G20 far and wide in the entire country. One. Second thing, in the various topics that we discuss, this year we contributed and we suggested it, and it was added in the disaster risk reduction, which is a major problem that the world is facing. And the second G20 working group meeting begins tomorrow in Guwahati. This summit will focus on the three key areas of global skill gaps, vegan platform economy, and social protection and sustainable financing of social security. So that's all for now. It's me, Nisha Bharadwaj, signing off, and for more information, keep listening to Mission G20 Vasudhaiv Kutumbakam. थैंक यू सो मच निशा फॉर द अपडेट्स 102.6 एफएम रेनबो पे आप सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। प्रोग्राम के शुरू में मैंने पूछा था एक सवाल कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग किस शहर में संपन्न हुई है, तो उसका सही जवाब है
वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। जी हाँ, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में आयोजित हुई और 3 दिन की ये मीटिंग थी। इसमें G20 के मेंबर्स, डेलीगेट्स और साथ ही हमारे जो गेस्ट कंट्रीज हैं उनके डेलीगेट्स भी शामिल थे और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन सभी के बीच टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के 5 प्रायोरिटीज के ऊपर जो है डिस्कशन हुए। और ये 5 प्रायोरिटीज क्या हैं? ये है ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स, टूरिज्म, MSMEs एंड डेस्टिनेशन मैनेजमेंट। सुन रहे आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। हमारे साथ इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा, जो डायरेक्टर हैं इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के। हमारे आज के मेहमान हैं ये, क्योंकि इनसे हम ले रहे हैं जानकारी टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप के बारे में। प्रोफेसर सिन्हा, आपने हमें बहुत सी जानकारी दी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई चैलेंजेस के ऊपर भी चर्चा हुई और साथ ही आपने हमें इस ग्रुप की प्रायोरिटीज के बारे में भी बताया। इससे जुड़ी और कौन सी जानकारी जो आप हमारे श्रोताओं को अब देना चाहेंगे? स्वाति जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो ने ऐसे प्रोग्राम कर रही है। एक जागरूकता है लोगों के बारे में, G20 के बारे में एक जानकारी हो रहा है। ये बहुत ही कम समय हुआ है ऐसा एक आंदोलन जैसा आप कह सकती हैं कि जी ऑल इंडिया रेडियो और अदर भी जो हमारे चैनल्स हैं DD G20 को लोगों तक पहुंचा रही हैं। लोग को इसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है और एक पब्लिक पार्टिसिपेशन हो रहा है, जागरूकता हो रही है और मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेज में इसकी बात होगी। G20 में अगर बात करते हैं, जो इनका फोकस ऑब्जेक्टिव रहता है, ये ईस्ट वर्ल्ड देखते हैं और साउथ के लिए देखते हैं। इनका जो मैंने रिप्रेजेंट करते हैं इनके जो गरीब देशों की, जो हमने चर्चा में काफ़ी बातें की। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि जो हमारा ये जो ग्लोबल ट्रेडिंग रिजीम है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए जो डेवलपिंग नेशंस के इंटरेस्ट को। तो हमारा फोकस G20 का जो विकसित देश हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो पहला ऑब्जेक्टिव इनका ये होना चाहिए। और मैं 2 चीज़ों से अपनी बातों को और रखना चाहूँगा कि जो हमारी इसके पहले की जो मीटिंग हुई थी बाली डिक्लेरेशन 2022 में, और उसके पहले इटली में हुई थी, तो उसमें भी कुछ बातों पर चर्चा हुई थी। इटली में इस बातों पर कहा गया था कि रिफॉर्म की बात, उन्होंने इस बात को चर्चा की G20 में WTO रिफॉर्म की बात उन्होंने करी। उन्होंने ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन की बात की, जो हम आप ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप इज टेकिंग, उसकी बात हो रही है। जो ट्रेड एंड हेल्थ की बात भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, ट्रेड के साथ स्वास्थ्य को भी जोड़ना एक बहुत हुआ। और जो सबसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जो हमारा G20 का मेन उद्देश्य है कि जो हमारा फिनेंशियल स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर है वो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और ये अगर सारी चीज़ें होंगी तो सस्टेनेबिलिटी इशूज एंड एक्सलेट करेगी, तो वो हमारी MSME और अदर कंपटीशन को आगे बढ़ाने की बातों में करेगी। और दूसरी बात मैं जो कहूँगा, जो बाली में हुई, तो ये सारी चीज़ आपको जैसे पता लगा WTO रिफॉर्म में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ट्रेड एंड हेल्थ का भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको हमने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था कि हेल्थ इशूज़ को एक डिफरेंट, और उसके कारण काफ़ी सारे देश अभी भी बहुत चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। और जो अभी बाली में डिक्लेरेशन में हुआ उनमें भी इस बात थी कि बहुत सारी इश्यूज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि ये होगा कि जो हमें जो रीअफर्म करते हैं मेंबर्स G20 के, हमें उम्मीद है जब मीटिंग खत्म होगी तो करेंगे कि एक रूल बेस्ड प्रोग्राम होनी चाहिए, रूल बेस्ड होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए, फ्री फेयर इक्विटेबल होनी चाहिए। फ्री फेयर कोई भी व्यापार हो, किसी भी बातें में, किसी भी एरिया में हो, फ्री फेयर इक्विटेबल, सस्टेनेबल होनी चाहिए एंड ट्रांसपेरेंट मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। वो ट्रांसपेरेंसी की बहुत बार बार चर्चा की है और मुझे लगता है आपने भी अपने बहुत सारे श्रोताओं से इस बात की होगी। और इस सारी चीज़ों में हमें WTO को भी एक एंगल करते हुए कि किस तरीके के रिफॉर्म करनी है। अगर हम सारा चीज़ करते हैं तो हमारी जो शेयर्ड गोल है, हमारी गोल क्या है? हमारी गोल है इंक्लूसिव ग्रोथ, इनोवेशन, जॉब क्रिएशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस सारी चीज़ों का मुझे लगता है कि G20 का जो उद्देश्य है, अगर ये होता है तो विकासशील देश, विकसित देश सब मिलकर आगे बढ़ें और मुझे लगता है इस गोल को अचीव करें तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। थैंक यू जी। प्रोफेसर साहब, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और ये तमाम जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी आपका। हमने बात की है आज प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा से, डायरेक्टर ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। आज हमने बात की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप के बारे में, जो कि फाइनेंशियल ट्रैक से जुड़ा हुआ G20 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इसी तरह की तमाम जानकारी G20 से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसे सुनते हैं आप 102.6 FM रेनबो पर। फिलहाल मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम के आज के इस एपिसोड का समय जो है वो समाप्त होने को जा रहा है। आप सुनते रहिए FM रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम
मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।